हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। दिस इज सीए निकुंज गोइंगा, योर टैक्स मेंटर। एंड यस, आज इस वीडियो में अपने रिवाइज करने वाले सप्लाई, पूरा का पूरा सप्लाई सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 7 और 8 अपने रिवाइज करने वाले। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपका सप्लाई पढ़ा हुआ है तो आपको पूरा याद आ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम के पहले इस वीडियो को एक बार देख लेना, अभी देख लेना, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रैपिड रिविजन चल रहा है जीएसटी में सप्लाई, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सप्लाई सेक्शन 7 एंड 8, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, ये अपने को पढ़ना है। सेक्शन 7, 8, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी सप्लाई होता है। पुराना इसके पहले मैंने कंपोजिशन स्कीम रिकॉर्ड किया था, कंपोजिशन स्कीम का वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड, यू पूरा का पूरा क्लियर हो गया आपको। आज अपने स्टार्ट करेंगे सप्लाई। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 सप्लाई चैप्टर का बात करता है। सेक्शन 7 सप्लाई चैप्टर का बात करता है। सप्लाई के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा कि सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अगर सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज का नहीं है तो जीएसटी लगने वाला नहीं है, बिकॉज सर सप्लाई जब तक नहीं होगा तब तक जीएसटी नहीं लग सकता, बिकॉज सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट जीएसटी लेविड है ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब तक सप्लाई नहीं है तब तक जीएसटी नहीं लगेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर सप्लाई में क्या, सप्लाई गुड्स या सर्विसेज का होना चाहिए। गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं है तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन मिसिंग है तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, शेड्यूल 1 जिसमें 4 एक्टिविटीज मेंशन्ड है जहां पे सप्लाई माना जाएगा इवन इफ इट इज विदाउट एनी कंसिडरेशन। पढ़ेंगे हम लोग शेड्यूल 1 में। नेक्स्ट, सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर आपका कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में सप्लाई नहीं हो रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लग सकता, वो सप्लाई नहीं है, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। इसका एक्सेप्शन है 7(1)(b). 7(1)(b) बोलता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वो सप्लाई माना जाएगा। नेक्स्ट, सप्लाई शुड बी मेड बाय टैक्सेबल पर्सन। ये तो चार्जिंग सेक्शन ही बोलता है, अगर टैक्सेबल पर्सन सप्लाई नहीं करे तो जीएसटी नहीं लग सकता, सप्लाई के अंदर में वो नहीं आएगा। टैक्सेबल पर्सन करना चाहिए सप्लाई, यानी जीएसटी में जो रजिस्टर्ड है या लायबल टू बी रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 22 और 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। नेक्स्ट, सप्लाई शुड बी अ टैक्सेबल सप्लाई, यानी जो सप्लाई पे टैक्स लेवी होता है वो होना चाहिए टैक्सेबल सप्लाई, तभी टैक्सेबल सप्लाई होगा तभी जीएसटी लग सकता है। मेन पैरामीटर्स है सर, ठीक है। सर हमें फटाफट बताइए मेन सप्लाई का सेक्शंस क्या क्या है। सेक्शन 7(1), 7(1)(a), 7(2) and 7(3). 7(1) talks about supply includes and 7(1)(a) talks about when supply is considered under section 7(1) तो either it will be treated as a supply of goods or a supply of services, जो कि आपको देखना पड़ेगा शेड्यूल 2 में जाके। नेक्स्ट है 7 subsection 2 which talks about supply excludes। सप्लाई में क्या क्या नहीं आता, दैट इज रेफर्ड इन शेड्यूल नंबर 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ई मैजिक प्लस आई, मैं आपको पढ़ा दूंगा। 7(2) में एक क्लॉज ए और एक क्लॉज बी है। तो क्लॉज बी में एक्टिविटीज विच इज एंगेज्ड, विच इज अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, इन विच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज एंड दैट इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। वो एक्टिविटी भी नोटिफाइड हो गई है, उसको भी जीएसटी के परव्यू में नहीं आएगा और सप्लाई नहीं है। एंड लास्टली 7 सबसेक्शन 3 होगा, वेर इट टॉक्स अबाउट कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल वो नोटिफाई कर सकती है कुछ ट्रांजैक्शंस जो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, या तो कोई सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, वाइस वर्सा। तो अभी तक इसको नोटिफाई नहीं किया गया। सर स्टार्ट करते हैं 7(1) से पहले। 7(1)(a) टॉक्स अबाउट सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज sale, transfer, barter, lease, license, rental, exchange, disposal made or agreed to be made for a consideration in the course or furtherance of business। ये है सप्लाई 7(1)(a) में, कंसिडरेशन भी होगा, बिजनेस भी होगा। नेक्स्ट है 7(1)(b), सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, दैट इज ऑल्सो नोन एज सप्लाई। इसको भी सप्लाई के परव्यू में आएंगे, इवन इफ इट इज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो भी सप्लाई होगा। नेक्स्ट होगा 7(1)(c), रेड विद शेड्यूल 1, जो बोलता है कि सप्लाई शुड बी activity specified in schedule 1 even if it is made without any consideration, उसको भी सप्लाई में फॉल करेंगे। शेड्यूल 1 में 4 पैराज है, वो बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है 7(1)(a), where activities और transaction is treated as supply under 7(1) under A, B और C, ठीक है। तो it will be either treated as supply of goods or treated as supply of services, this is referred in schedule number 2, ठीक है। तो सर 7(1)(a) आपको पढ़ा दिया गया, 7(1)(b) आपको पढ़ा दिया गया। अब आपको बताता हूं शेड्यूल 1 में ऐसा कौन सा 4 एक्टिविटी है, शेड्यूल 1 में ऐसा कौन सा 4 एक्टिविटी है जिसपे जीएसटी लगने वाला है, इवन इफ इट इज विदाउट एनी कंसिडरेशन वो सप्लाई मानना पड़ेगा। पहला, परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स इफ इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स
इफ इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन दैट एसेट, अगर मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया उस पर्टिकुलर एसेट के परचेज पे और मैं उसको सप्लाई कर रहा हूं विदाउट एनी कंसिडरेशन, परमानेंटली ट्रांसफर कर रहा हूं, तो सर वो जो ट्रांसफर माना जाएगा वो डीम टू बी सप्लाई माना जाएगा इवन इफ इट इज विदाउट एनी कंसिडरेशन. Next para 2, supply of goods and services between distinct persons और related persons. Distinct persons अगर आपस में सप्लाई कर रहे हैं या related persons आपस में सप्लाई कर रहे हैं तो उसको भी सप्लाई माना जाएगा even if it is without any consideration. लेकिन इस केस में एक एक्सेप्शन है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट्स दे रहा है इन अ फाइनेंशियल ईयर नॉट एक्सीडिंग 50,000 तो इस केस में सप्लाई नहीं माना जाएगा. 50,000 का लिमिट है पर एम्प्लॉय इन अ फाइनेंशियल ईयर, सप्लाई नहीं माना जाएगा. 50,000 तक अगर मैं एक एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा हूं इन अ फाइनेंशियल ईयर, ये सप्लाई नहीं माना जाएगा क्योंकि गिफ्ट में तो कंसिडरेशन नहीं है बट आप उसको सप्लाई कर रहे हो. सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन्स होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन्स होता है, समझ में आ रहा है आपको. एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को कुछ भी सप्लाई कर रहा है वो रिलेटेड आपस में, तो विदाउट एनी कंसिडरेशन भी ट्रांसफर कर रहा है तो जीएसटी लग सकता है, सप्लाई है. लेकिन यहां पे बोल दिया अप टू 50,000 टू अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय इन अ फाइनेंशियल ईयर जीएसटी नहीं लगेगा, सप्लाई के डेफिनेशन में नहीं आएगा. सर ये इंपॉर्टेंट है जानना कि रिलेटेड पर्सन्स कौन होते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन्स कौन होते हैं. वो रिलेशंस जो है वो एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट जो वैल्यू सप्लाई का चैप्टर उसका एक्सप्लेनेशन में ये दिया हुआ है कि रिलेटेड पर्सन्स कौन कौन कब कब माने जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटेड पर्सन्स में लीगल पर्सन्स भी इंक्लूड होता है, यानी कुछ रिलेशंस बताए गए कि सच पर्सन्स आर डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर बिजनेस, लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स ऑफ द सेम फर्म, one person controlling the another person's, their employer employee, या one person is holding 25% स्टेक ऑफ बोथ दी कंपनीज, तो बोथ दी कंपनीज आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेटेड हो जाएंगे. एक थर्ड पर्सन जो है वो दो कंपनी को कंट्रोल कर रहा है तो दो कंपनी आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेटेड हो जाएंगे. और दो कंपनी मान लीजिए आपस में एक थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहा है तो वो दो कंपनी आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेटेड हो जाएंगे. ठीक है. सच पर्सन्स आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, फैमिली के सेम फैमिली मेंबर्स जो आपस में है वो भी कौन हो जाएंगे, रिलेटेड हो जाएंगे. कौन हो जाएंगे, रिलेटेड हो जाएंगे. ध्यान रखेंगे फैमिली में कौन होता है, स्पाउस, चिल्ड्रन और बाद बाकी जितने भी डिपेंडेंट्स हैं आपके, ठीक है, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स जो आपके डिपेंडेंट है होली एंड मेनली, वो आपके फैमिली में आ जाएंगे. डिस्टिंक्ट पर्सन्स क्या है, सेक्शन 25 का दो सब सेक्शन है 4 और 5 जो डिस्टिंक्ट पर्सन्स का कॉन्सेप्ट को समझाता है. डिस्टिंक्ट पर्सन्स जैसे रजिस्ट्रेशन चैप्टर से उठ के आता है कि एक सिंगल पर्सन कैन टेक मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस इन अ स्टेट और अनदर स्टेट. इन दैट केस पर्सन एक ही होता है बट उसका रजिस्ट्रेशन अलग अलग होता है, अलग अलग स्टेट में या सेम स्टेट में, बिकॉज उसका अलग बिजनेस है या बिकॉज उसका अलग प्लेस ऑफ बिजनेस है. तो इन दैट केस माना जाता है कि दो वन रजिस्टर्ड पर्सन इज हैविंग another registration in the same state or in another state, तो they both will be deemed to be distinct persons. और उनके बीच में कोई भी सप्लाई होगा तो सप्लाई माना जाएगा, उसमें जीएसटी भी लग जाएगा. उनके बीच में अगर कोई भी सप्लाई होगा विदाउट कंसिडरेशन उसमें जीएसटी भी लग जाएगा. अब वैल्यूएशन चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा कि वैल्यूएशन किस तरीके से ली जाएगी, उसके ऊपर रूल नंबर 28, 29 बात करेगा, वो अपने बाद में डील करेंगे. ठीक है सर, ये क्लियर हुआ. 25(4) बोलता है दो रजिस्टर्ड पर्सन विद इन द सेम पैन ऑन ऑल इंडिया बेसिस, अगर आपस में कुछ भी ट्रांसफर सप्लाई कर रहे हैं तो सप्लाई होगा विदाउट एनी कंसिडरेशन हो तो भी. नेक्स्ट है 25(5) अ रजिस्टर्ड पर्सन इन अ स्टेट हैविंग एन एस्टैब्लिशमेंट इन अनदर स्टेट और अ यूनियन टेरिटरी. जैसे दो अलग अलग स्टेट में एस्टैब्लिशमेंट है और एक पर्सन रजिस्टर्ड एक स्टेट में, तो मान लिया जाएगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन्स और आपस में अगर सप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर जीएसटी लग जाएगा इवन इफ इट इज विदाउट एनी कंसिडरेशन. सर स्टॉक ट्रांसफर होता है, ब्रांच ट्रांसफर होता है इन टू डिफरेंट स्टेट्स, भले वो एक ही पर्सन का, इसको भी अपने डिस्टिंक्ट पर्सन मानते हैं, इस पे भी जीएसटी लगता है इवन इफ इट इज विदाउट एनी कंसिडरेशन. यहां पे आपको समझा दिया गया था एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को 50,000 तक का गिफ्ट देता है इन अ फाइनेंशियल ईयर, इन दैट केस उस पे जीएसटी नहीं है, वो इट इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई. पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1, अगर सप्लाई कर रहे गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट, गुड्स का बात कर रहा है, प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई कर रहा है, जहां पे एजेंट क्या कर रहा है, प्रिंसिपल के बिहाफ में फर्दर सप्लाई कर रहा है रेसिपिएंट को, तो इन दैट केस दिस पैरा टेल्स दैट प्रिंसिपल और एजेंट आपस में जो सप्लाई कर रहे गुड्स का इवन इफ इट इज विदाउट एनी कंसिडरेशन उसमें जीएसटी लग जाएगा. उल्टा वाइसी वर्सा, अगर एजेंट वेंडर से रिसीव कर रहा है प्रिंसिपल के बिहाफ में, तो जो एजेंट है वापस प्रिंसिपल को रिसीव करके ट्रांसफर करेगा, तो एजेंट सप्लाई कर रहा है किसको, वापस प्रिंसिपल को, वेर ही अंडरटेक्स टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल फ्रॉम द वेंडर. ठीक है. तो इन दैट केस ये जो एजेंट प्रिंसिपल को सप्लाई करेगा, ये जो ट्रांसफर करेगा गुड्स का, ये जो दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन, इसको भी अपने क्लासीफाई कर देंगे इन दिस
सप्लाई इवन इफ इट इज विदाउट एनी कंसिडरेशन। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक सर्कुलर है जो आप याद रखिएगा कि सर हाउ विल यू डिटरमाइन ये एजेंट को, ये जो एजेंट है इसको कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, ये कौन सा ट्रांजैक्शन है जो एग्जैक्टली इसमें आएगा। हमेशा याद रखिएगा प्रिंसिपल अगर एजेंट को सप्लाई कर रहा है तो प्रिंसिपल एक इनवॉइस इशू करेगा एजेंट के नाम पे। फर्दर जब इनवॉइस है जो एजेंट रेसिपिएंट को सप्लाई कर रहा है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, तो एजेंट अगर अपने नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है, आई रिपीट, एजेंट शुड इनवॉइस इशू इन हिज ओन नेम फर्दर टू द रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। हमारा प्रिंसिपल इन डायरेक्टली बिल नहीं करेगा कस्टमर को, एजेंट बिल करेगा कस्टमर को। इन दैट केस ये वो ट्रांजैक्शन होगा कि जब प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करेगा तो इन दैट केस प्रिंसिपल विल बी डेफिनेटली चार्जिंग जीएसटी ऑन दैट सप्लाई, बिकॉज इफ इट इज मेड विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन तो भी उसमें जीएसटी लग जाएगा। ठीक है ना। यही से अपना सेक्शन 24 का रजिस्ट्रेशन का भी इसमें हाईलाइट आता है कि जो एजेंट एक्चुअली फर्दर सप्लाई कर रहे हैं, अपने ओन नेम पे इनवॉइस इशू कर रहे हैं, इन दैट केस उन्हीं को एजेंट को अंडर सेक्शन 24 जीएसटी का भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। जो सप्लाई कर रहे हैं प्रिंसिपल के बिहाफ में, फर्दर सप्लाई कर रहे हैं और अदर टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ में सप्लाई कर रहे हैं, आपको याद होगा सेक्शन 24 में हमने पढ़ा था, उनको भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ठीक है ना सर। तो हमेशा याद रखिएगा अगर एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है फर्दर तो ही वो एजेंट को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, और तो ही प्रिंसिपल जो उस एजेंट को सप्लाई करेगा वही पैरा 1 में कवर्ड, वही पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 में कवर्ड है। दैट इज विदाउट एनी कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जाएगा। ठीक है सर। फिर एक डेल क्रेडिट एजेंट का कॉन्सेप्ट आता है। डेल क्रेडिट एजेंट और नॉर्मल एजेंट में क्या फर्क होता है सर? जो डेल क्रेडिट एजेंट होता है ना, वो गारंटी करता है ऑफ टाइमली पेमेंट टू द सप्लायर ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिपिएंट। अगर रेसिपिएंट डिफॉल्ट कर जाता है पेमेंट में टू द सप्लायर, तो जो डेल क्रेडिट एजेंट है ही इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ टू थिंग्स, आइदर ही विल रीइंबर्स द पेमेंट टू द प्रिंसिपल टू द सप्लायर डायरेक्टली, और he will give a transaction based loan, he will give a transaction based loan किसको? रेसिपिएंट को। वो किसको लोन देगा? वो रेसिपिएंट को लोन देगा, और रेसिपिएंट को लोन देके ही विल मेक श्योर कि जो लोन वो रेसिपिएंट को दिया है फिर वो उसे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। किससे? उस रेसिपिएंट से। तो ये पूरा डेल क्रेडिट का एजेंट ये बोलता है कि सिमिलरली जैसे नॉर्मली अपने एजेंट को भी तभी जीएसटी में लाते हैं और वही शेड्यूल 1 में जाता है जब वो एजेंट अपना नाम पे फर्दर इनवॉइस इशू करता है। सिमिलरली डेल क्रेडिट एजेंट भी अगर अपने नाम पे इनवॉइस इशू करेगा, इन दैट केस उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी, मतलब उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन की भी लायबिलिटी आ जाएगी, और वो पैरा 1 में भी, पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 में भी कवर्ड होगा। इसमें बस ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि सर अगर मान लीजिए अगर डेल क्रेडिट एजेंट ने बायर को लोन दिया, अगर डेल क्रेडिट एजेंट ने बायर को लोन दिया और उससे इंटरेस्ट चार्ज किया, तो क्या ये इंटरेस्ट जो डेल क्रेडिट एजेंट चार्ज कर रहा है, क्या ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा? क्या ये इंटरेस्ट जो डेल क्रेडिट एजेंट चार्ज कर रहा है, क्या ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा जो प्रिंसिपल, जो सप्लायर एक्चुअली सप्लाई कर रहा है? तो ये डिपेंड करता है कि डेल क्रेडिट एजेंट क्या वो नॉर्मल एजेंट है क्या। इफ ही इज एन एजेंट अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 देन द केस विल बी डिफरेंट, बट इफ ही इज नॉट एन एजेंट, मतलब मान लीजिए वो डेल क्रेडिट एजेंट इज नॉट, इफ दैट डेल क्रेडिट एजेंट इज बेसिकली इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब वो एजेंट नहीं है अंडर पैरा 3, मतलब वो अपने नाम पे इनवॉइस इशू नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस जो डेल क्रेडिट एजेंट कर रहा है, ही वुड नॉट, दैट इंटरेस्ट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स विच इज सप्लाइड बाय द सप्लायर। तो एवरीथिंग डिपेंड्स कि अगर डेल क्रेडिट एजेंट इज नॉट एन एजेंट अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1, यानी वो अपने नाम पे फर्दर इनवॉइस इशू नहीं कर रहा है, देन दो शॉर्ट टर्म लोन जो डीसी है, जो डेल क्रेडिट एजेंट बायर को दे रहा है, वो इंडिपेंडेंट है, वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस है, वो एज एजेंट नहीं है। तो वो जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा डेल क्रेडिट एजेंट अपने बायर से, अपने रेसिपिएंट से, दैट विल नॉट बी कवर्ड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, दैट विल नॉट बी कवर्ड इन द वैल्यू ऑफ द सप्लाई जो कि सप्लायर ने सप्लाई किया। लेकिन अगर इसी केस में डेल क्रेडिट एजेंट अगर एजेंट होता, मेरा बात समझिए, डेल क्रेडिट एजेंट अगर एजेंट होता, देन वो इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर रहा है, वो इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर रहा है, तो जो इंटरेस्ट डेल क्रेडिट एजेंट ने चार्ज किया है, जो इंटरेस्ट डेल क्रेडिट एजेंट चार्ज करेगा किसको? अपने रेसिपिएंट को, अपने इनवॉइस पे, क्योंकि वो अपना नाम पे इनवॉइस इशू करेगा, तो उसको अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई में उसे इंक्लूड करना पड़ेगा। और यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई का 15(2)(d) का भी प्रोविजन सेट कर जाता है कि जो इंटरेस्ट अपने रेसिपिएंट से रिकवर कर रहे हैं, पेनल्टी, लेट फीस फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन रिकवर कर रहे हैं, वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट होगा एज पर सेक्शन 15(2)(d). तो अगर
डीसी एजेंट है तो वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा और रेसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट करेगा, लेकिन अगर डीसी एजेंट नहीं है तो सर वो पूरी वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट आता है पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम हिज रिलेटेड पर्संस आउटसाइड इंडिया और डिस्टिंक्ट एस्टैब्लिशमेंट्स आउटसाइड इंडिया। इन दैट ये जो इंपोर्ट किया जा रहा है सर्विसेज का, अगर ये विदाउट एनी कंसिडरेशन है बट इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, प्लीज रिमेंबर 7(1) भी टॉक्स अबाउट की कंसिडरेशन होना चाहिए, बिजनेस हो या नहीं हो तो भी मैटर नहीं करता, बट किसी से भी इंपोर्ट आप करें। लेकिन पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1 बोलता है आप खाली रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट कर रहे हैं या अपने डिस्टिंक्ट एस्टैब्लिशमेंट्स इंडिया के बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और कंसिडरेशन नहीं है बट बिजनेस होना चाहिए, तब जाके ये जो कंसिडरेशन है तब जाके इसको डीम सप्लाई मान लिया जाएगा, इवन इफ इट इज विदाउट एनी कंसिडरेशन। एक सर्कुलर है सेल्स प्रमोशन स्कीम्स के ऊपर कि आपको जो फ्री सैंपल्स गिफ्ट्स दिया जाता है तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। एवरीथिंग कम्स टू द पॉइंट ऑफ शेड्यूल 1। इफ दैट ट्रांजैक्शन इज कवर्ड अंडर शेड्यूल 1, यस इट इज डीम्ड टू बी सप्लाई, दैट इज डीम्ड टू बी सप्लाई। जो मैं फ्री सैंपल गिफ्ट दे रहा हूं अगर उस शेड्यूल 1 में किसी भी पैरा ऑफ शेड्यूल 1 में चला गया तो यस इस पे सप्लाई लग जाएगा और जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। तो इसका जो इनपुट्स आएगा ना, इस सप्लाई को करने में जो आप इनपुट्स यूज किए हो उसका भी क्रेडिट आपको मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई कारण से अगर वो शेड्यूल 1 के एम्बिट में फॉल नहीं करता, यानी वो सामने जब आप सप्लाई कर रहे हो तो सप्लाई नहीं माना जाएगा, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा बिकॉज इसमें कंसिडरेशन नहीं है। और 7(1) क्लियरली बोलता है कंसिडरेशन होना चाहिए, लेकिन शेड्यूल 1 अगर ओवर रूल कर दिया तब बात अलग है, सप्लाई माना जाएगा। लेकिन शेड्यूल 1 भी अगर कुछ नहीं बोला और 7(1) भी बोल दिया कि नहीं तुम कंसिडरेशन नहीं हो तभी जाके तुम्हारे ऊपर सप्लाई नहीं है, तो सर ब्लॉक क्रेडिट्स में 17(5) आप पढ़ेंगे कि इनपुट जो यूज किया जाता है फॉर फ्री सैंपल्स फॉर गिफ्ट्स उसका क्रेडिट ब्लॉक्ड है, उसका क्रेडिट हमें नहीं मिलता, तो इसका क्रेडिट भी हमें नहीं मिलेगा। फिर एक ऑफर होता है, एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है बाई 1 गेट 1 ऑफर, कि जैसे आप अगर कोई शॉप में जाके एक कमोडिटी खरीदते हो तो आपको और एक फ्री मिलता है। तो सोचो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सप्लायर, वो आपको एक कमोडिटी दे रहा है और उसके साथ एक गुड्स दे रहा है और उसके साथ एक गुड्स फ्री दे रहा है और वो आपसे एक प्राइस चार्ज कर रहा है। तो क्या ऐसा माना जाएगा कि जो सप्लाई मैंने फ्री में किया है, जो आपको फ्री में दिया है, उस पर मेरे को कोई इनपुट नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने वो फ्री में किया? ऐसा नहीं है। इस पे सीबीएसई का सर्कुलर उन्होंने बोलते हैं कि सिंगल प्राइस आपने चार्ज किया है फॉर सप्लाइंग 2 थिंग्स, आप एक ही प्राइस में 2 चीज सप्लाई कर रहे हो। फ्री खाली एक मार्केटिंग गिमिक है, बट वो आपको दो चीज सप्लाई कर रहे हैं एक ही सिंगल प्राइस में, ठीक है ना। तो यहां पे सिंगल प्राइस चार्ज किया जा रहा है फॉर बोथ द सप्लाईज एंड हेंस दोनों सप्लाई आप कर रहे हो, उसके ऊपर जो इनपुट्स लगा उसका क्रेडिट हमें मिल जाएगा, उसका क्रेडिट हमें मिल जाएगा। तो यहां पे कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का प्रोविजन अट्रैक्ट होगा, डिपेंडिंग अपॉन प्रिंसिपल सप्लाई है कि मिक्स सप्लाई है कि कॉम्पोजिट सप्लाई है, उस पर डिपेंड करता है आपका नेचर, बट यस इनपुट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है शेड्यूल 2 कम्स फ्रॉम 7(1) है। याद रखना है कि ट्रांजैक्शन अगर 7(1) में फॉल कर गया, तब जाके आपको 7(1) अप्लाई करना है और फिर चेक करना है कि बॉस ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। एक बार इसको खुद से देख लेना, कोई भी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स है, ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। हायर परचेज में हम जो ट्रांसफर करते हैं, टाइटल बाद में ट्रांसफर करते हैं, पोजीशन आज ट्रांसफर करते हैं, ये भी सप्लाई ऑफ गुड्स है। लैंड और बिल्डिंग्स रिलेटेड कोई भी रेंटल, लीज, लाइसेंस, लीज, लेटिंग आउट, एवरीथिंग इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कोई ट्रीटमेंट और प्रोसेस कैरी आउट किया जा रहा है बाय अनदर पर्सन ऑन अनदर पर्सन गुड्स, तो इसको जॉब वर्क बोलते हैं, इसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाता है, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बोला जाता है। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, अगर मैं गुड्स एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट आपको ट्रांसफर कर रहा हूं डायरेक्टली, ठीक है, तो इन दिस केस इसको भी सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं। लेकिन अगर चेंज इन यूज हो रहा है कि एक एसेट को जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा था अब उसको प्राइवेट पर्पस के लिए दिया जा रहा है यूज करने के लिए, तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। और जब कोई डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस होता है या सीज टू बी फॉर्म अ टैक्सेबल पर्सन होता है, तो जो भी क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास दैट इज डीम्ड टू बी सप्लाइड होता है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और इसको भी सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है। लेकिन इसमें 2 एक्सेप्शंस है। अगर बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफर हो रहा है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर कोई भी पर्सन एज अ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कैरी ऑन कर रहा है वो बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न और वो अगर टैक्सेबल पर्सन है, मतलब उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आएगी फ्यूचर में, तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, इस पे सप्लाई ऑफ गुड्स की प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होगी। सो आई नो आई एम वेरी फास्ट, बट as you know that this is a rapid revision. Only if you know the entire concept, then only you'll be able to grasp this full video very nicely. नेक्स्ट कम्स अबाउट रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी। अगर मेरे पास कोई इमोल प्रॉपर्टी हम आपको रेंट पे दे रहे हैं तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। कोई कंस्ट्रक्शन सर्विस आपको दिया जा रहा है जहाँ पे पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन आपको कंप्लीशन के पहले आपसे रिसीव किया जा रहा है इंस्टॉलमेंट में, तो इसको हम नॉर्मल कंस्ट्रक्शन सर्विस मानते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस। आपको टेम्पररी ट्रांसफर किया जा रहा है या आपको अलाउ किया जा रहा है यूज ऑफ आईपीआर,
ब्रांड्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। मैं अगर कोई भी डेवलपमेंट, रीडिज़ाइन, कोई भी कस्टमाइजेशन, अडेप्टेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर कर रहा हूं तो ये सारे एक्टिविटीज़ को सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। नॉन कॉम्पीट फीस, अग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन और टू refrain from an act or to do an any act or to do any situation, ये सारे जो नॉन कॉम्पीट फीस के अंदर आ जाते हैं इसको अपने क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। दो तरह का कॉम्पोजिट सप्लाईज है। कॉम्पोजिट सप्लाई सेक्शन 8 में हमने डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है, जिसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाता है। एक है रेस्टोरेंट सर्विसेज, वेर यू सप्लाई फूड और एनी अदर नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस फॉर एनी ह्यूमन कंजम्पशन ऑफ एनी ड्रिंक। अगर आप उसके साथ कोई भी सर्विस दे रहे हो तो उसको आप सप्लाई ऑफ सर्विस टोटली मान लोगे, कॉम्पोजिट सप्लाई, जिसमें मेन सप्लाई क्या है, सर्विस। नेक्स्ट है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में क्या होता है, यू गिव रिपेयर, मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन, जो भी कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, सारा सर्विसेज इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, वेर यू ऑल्सो ट्रांसफर योर टाइटल इन गुड्स। आप गुड्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं इन एग्जीक्यूशन दी कॉन्ट्रैक्ट, वो गुड्स भी आप देते हो। मतलब एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में आप सर्विस भी दे रहे हो, गुड्स भी दे रहे हो, तो उसको अपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। वहाँ पे गुड्स की सप्लाईज भी हो रही है, सर्विस भी सप्लाईज हो रही है, कॉम्पोजिट सप्लाई हो रही है, तो ये कॉम्पोजिट सप्लाई को शेड्यूल 2 बोलते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है सर, इसमें कंस्ट्रक्शन का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। कंस्ट्रक्शन मतलब कोई भी चीज़ अगर अपने कैपिटलाइज कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर अपने कैपिटलाइज कर रहे हैं, ठीक है, ऑल्ट्रेशन जो भी अपने कैपिटलाइज कर रहे हैं उसको अपने कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और उसी केस में आपका ये हो जाएगा, ये अपने आगे पढ़ेंगे। ठीक है सर, ओके चलिए नेक्स्ट है नेगेटिव लिस्ट। शेड्यूल 3 वेरी इंपॉर्टेंट, ई मैजिक। ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय ने सर्विस दी है एम्प्लॉयर को इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कोई भी एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये सर्विस पे जीएसटी नहीं है, नॉन जीएसटी सप्लाई नहीं माना जाएगा। एम स्टैंड्स फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, मेंबर ऑफ पंचायत, लोकल लेजिस्लेटिव बॉडीज, लोकल अथॉरिटी, जो भी सर्विस दे रहा है एंट्रस्टेड टू देम एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या फिर वो नॉर्मल जो अपने सर्विस दे रहे हैं उस पर जीएसटी नहीं है, उस सप्लाई नहीं है। ए स्टैंड्स फॉर एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग है तो जीएसटी लगेगा, उसमें जीएसटी कवर्ड है, लेकिन अदर देन दैट अगर कोई एक्शनेबल क्लेम है तो नॉन जीएसटी सप्लाई से बाहर है, शेड्यूल 3। जी स्टेट स्टैंड्स फॉर ग्रे फ्यूनरल सर्विस। फ्यूनरल सर्विसेज, फ्यूनरल सर्विसेज दिया जा रहा है इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिजीज्ड, इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। देन कम्स आई, इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेल ऑफ लैंड, कंप्लीट सेल ऑफ लैंड जीएसटी के अंदर नहीं है, टेक्निकली सर्विस के अंदर है, क्योंकि सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स और गुड्स मींस मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी टेक्निकली सर्विस है, बट शेड्यूल 3 के गैमेट से ये बाहर हो गया, क्योंकि शेड्यूल 3 बोलता है अगर कोई भी चीज आपका लैंड सेल हो रहा है तो टेक्निकली उसमें जीएसटी नहीं है और सप्लाई के डेफिनेशन से बाहर है। या फिर अगर बिल्डिंग भी आप सेल कर रहे हो आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज, उसी के बाद आपको कंसिडरेशन मिल रहा है, मतलब रेडीमेड फ्लैट्स अगर अपने बेच रहे हैं तो इन दैट केस बेचने के बाद अगर पैसा मिल रहा है तो उसको कंसिडरेशन मिल रहा है, तो उसको अपने सप्लाई नहीं मानते, शेड्यूल 3 के एम्बिट में इंक्लूडेड है, इसमें जीएसटी नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, आप बिल्कुल समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। लास्ट स्टैंड्स फॉर सी, कोर्ट फीस। जो भी डिस्ट्रिक्ट ट्राइब्यूनल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स, ये जो भी फीस चार्ज करते हैं फॉर रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज फॉर हियरिंग द पिटिशंस, इस पे जीएसटी नहीं है, सप्लाई के डेफिनेशन से बाहर है। लास्ट में इंपोर्ट्स के 3 तरह के ट्रांजैक्शन से याद रखेंगे। अगर सप्लाई हो रहा है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया, जैसे मान लीजिए मैंने इंडिया में गुड्स, मैं इंडिया में हूं और कोई सप्लायर इंडिया के बाहर है, मैंने गुड्स परचेज किया बट वो गुड्स इंडिया नहीं आया, वो गुड्स इंडिया से इंडिया के बाहर ही गया, हो सकता है मैंने इंपोर्ट करके री एक्सपोर्ट कर दिया बट गुड्स इंडिया नहीं आया, तो सर जो सप्लाई इंडिया के बाहर से हो रहा है इंडिया में ही चला गया, इंडिया के बाहर ही चला गया विदाउट दैट गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया, इसको भी सप्लाई के डेफिनेशन से बाहर किया गया है। सिमिलरली जब गुड्स इंपोर्ट हो जाता है आपके इंडिया में और मान लीजिए आपका वेयरहाउस में डिपॉजिट हो गया, वेयरहाउस में गुड्स चला गया, वो वेयरहाउस गुड्स माना जा रहा है, आपने अभी क्लियर नहीं करा है होम कंजम्पशन के लिए, लेकिन उसके पहले आपने उसका टाइटल ट्रांसफर कर दिया किसी थर्ड पर्सन को, तो ये टाइटल ट्रांसफर करना ऑफ दैट वेयरहाउस गुड्स बिफोर दैट गुड्स क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, इसको भी अपने सप्लाई के एम्बिट से बाहर कर देते हैं। और लास्टली अगर हाई सी सेल्स हो रहा है, कंसाइनर जो इंडिया के बाहर है वो कंसाइनी को सप्लाई कर रहा है आफ्टर द गुड्स डिस्पैच फ्रॉम द इंडियन पोर्ट, आफ्टर द गुड्स डिस्पैच फ्रॉम द फॉरेन पोर्ट, बट बिफोर दैट गुड्स वाज क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन। हाई सीज में अगर ओशन में जब गुड्स रास्ता में था उसी समय उसका टाइटल ट्रांसफर हो गया बट ट्रांसफर ऑफ डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो अगर उसी समय अगर वो रास्ते में ट्रांसफर हो गया तो ये ट्रांसफर को भी जीएसटी के एम्बिट से बाहर किया गया, इट इज कवर्ड इन शेड्यूल 3, इसमें जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये था शेड्यूल 3। फिर था सर 7(2)(b), याद होगा गवर्नमेंट की कुछ एक्टिविटीज है जहां पे गवर्नमेंट एज अ पब्लिक अथॉरिटी एंगेज्ड है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकता है कुछ एक्टिविटीज जहां पे जीएसटी नहीं है, सप्लाई नहीं है। तो 2 इंपॉर्टेंट है,
दो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया। जो सर्विस एज एन एक्टिविटी दिया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट इन रिलेशन टू एनी फंक्शन विच इज इंटरेस्टेड टू अ पंचायत अंडर आर्टिकल 243G या म्यूनिसिपैलिटी अंडर 243W, ठीक है, या म्यूनिसिपैलिटी अंडर 243W या पंचायत अंडर 243G। तो इस केस में जो भी इंटरेस्टेड एक्टिविटी उस गवर्नमेंट को है जो एज अ पब्लिक अथॉरिटी ऐड कर रही है, ये जो सर्विस वो देगी, जो एक्टिविटी एक पंचायत कर सकता है, म्यूनिसिपैलिटी कर सकता है द कॉन्स्टिट्यूशन, वो अगर गवर्नमेंट कर रही है तो सर इसमें जीएसटी नहीं होगा, सप्लाई के डेफिनेशन से बाहर है। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वाला लाइसेंस ग्रांट करता है अगेंस्ट रिसीविंग कंसिडरेशन ऑफ लाइसेंस फी, तो इसको भी सप्लाई के डेफिनेशन से बाहर किया गया है। ये भी एज अ पब्लिक अथॉरिटी दिया जा रहा है। जो लाइसेंस फी, एप्लीकेशन फी लाइसेंस के ऊपर लगता है, अल्कोहलिक लिकर के ग्रांट के लिए लगता है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा सर, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर कुछ गाइस जीएसटी के सीबीएसई के सर्कुलर्स है, वो आप खुद देख लीजिए ना। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 टॉक्स अबाउट कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। सेक्शन 8 टॉक्स अबाउट कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई बात करता है क्या चीज का? कंपोजिट सप्लाई बात करता है कि सर 2 और मोर सप्लाईज हो रहा है जहां पे one supply is related to each other and naturally bundled in the ordinary course of business in which one supply is a principal supply and all other supplies are ancillary to the main supply, ठीक है। तो it will be treated of supply of that supply which is a प्रिंसिपल सप्लाई। यानी सर अगर मोबाइल फ़ोन के साथ चार्जर एक्सेसरीज दिया जा रहा है तो मेन सप्लाई मोबाइल फ़ोन है, एक्सेसरीज चार्जर अलग है, ठीक है ना। तो सर इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सप्लाई, आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा कॉम्पोजिट है, कौन सा मिक्स्ड है। तो कॉम्पोजिट में एक सप्लाई प्रिडोमिनेंट होता है, प्रिंसिपल सप्लाई होता है, जिसको अपने बोलते हैं प्रिडोमिनेंट सप्लाई, जिसको अपने बोलते हैं प्रिडोमिनेंट सप्लाईज विच कैरीज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सप्लाई और विच इज द इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द सप्लाई एंड ऑल अदर सप्लाईज आर एंसिलरी टू दैट मेन सप्लाई, जिसको अपने प्रिंसिपल सप्लाई बोलते हैं। तो कॉम्पोजिट सप्लाई में जीएसटी का रेट प्रिंसिपल सप्लाई का ही लग जाता है। सिमिलरली मिक्स सप्लाई, मिक्स सप्लाई क्या होता है सर? मिक्स सप्लाई क्या होता है? मिक्स सप्लाईज में 2 और मोर सप्लाईज आर नॉट इन्वॉल्वड इन कंजंक्शन विद ईच अदर एंड दिस इज मेड फॉर अ सिंगल प्राइस एंड देयर इज नो naturally bundled in the ordinary course of business and it will be treated as supply of that supply which attracts the highest rate of tax। अगर मैं आपको ऐसा सप्लाई कर रहा हूं जो कि एक रेडीमेड है, रेडीमेडली उसको इन कंजंक्शन विद ईच अदर सप्लाई किया जा रहा है, नेचुरली बंडल्ड नहीं है, जैसे टूथब्रश के साथ टूथपेस्ट, वॉशिंग मशीन के साथ वॉशिंग पाउडर, अदर एक्सेसरीज, तो ये सब डेफिनेटली आर्टिफिशियली बंडल्ड है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट सप्लाई विच अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। इसके ऊपर भी बहुत सारे सर्कुलर्स है, कुछ बेसिक बहुत ज़्यादा बेसिक जैसे मान लीजिए आप टायर्स रीट्रेडिंग कर रहे हैं तो सर इट डिपेंड्स कि किस तरह का रीट्रेडिंग एक्टिविटीज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में प्रोसेस मेन है रीट्रेडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है कार सर्विसिंग। अगर हम कार सर्विसिंग कर रहे हैं तो इस तरह का एग्जांपल्स गाइस बहुत है एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर सप्लाई चैप्टर। मेन बस आपको याद रखना शेड्यूल 1 शेड्यूल 3 ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, ये याद रखिएगा कि इसमें जीएसटी है कि नहीं है। और 7(1)(b) और पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1 के बीच में जो डिफरेंस है वो याद रखिएगा। 7(1)(b) में सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, कंसिडरेशन हो रहा है किसी से भी, चाहे वो बिजनेस के कोर्स में हो या नहीं हो, सप्लाई है। बट पैरा 4 शेड्यूल 1 में आप इंपोर्ट कर रहे हो सर्विस किसी रिलेटेड पर्सन से या डिस्टिंक्ट एस्टैब्लिशमेंट से, वहाँ कंसिडरेशन मिसिंग है बट बिजनेस एलिमेंट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। सो विद दिस वी कंप्लीट आवर सप्लाई चैप्टर। आई नो इट वाज अ रैपिड रिवीजन से और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जस्ट टू मेक यू अवेयर ऑफ द लॉज, जस्ट टू मेक यू अवेयर ऑफ द स्पीडी लॉज रिवीजन जो आपने किए हैं। अगर आपको नहीं समझना है तो बार बार देखना और एक बार खुद से इंडिपेंडेंटली जिस भी टीचर से आप ट्यूशन लिए प्लीज जाके एक बार खुद से देखना और फिर यहाँ पर आके फिर आप रिवाइज कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, विल कंटिन्यू दिस सीरीज वेरी सून एंड इसी तरह से और कुछ चैप्टर्स मैं आपके लिए डालता रहूंगा। और चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। येस, सीएमए फाइनल का बहुत इंक्वायरीज आ रहा है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सीएमए फाइनल एंड इनडायरेक्ट टैक्स के एडमिशन वे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। December 21 एंड June 22 टर्म के लिए ये कोर्स एप्लीकेबल है। रिकॉर्डिंग्स मैं फ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे लाइव क्लासेस तो पॉसिबल नहीं है बट फ्रेश रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगा, फ्रेश बुक्स मिलेगा और एक्सक्लूसिव ये क्लासेस होगी सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए 9007922093 एंड यू कैन ऑल्सो कॉल अस, व्हाट्सएप अस, आवर टीम विल रिस्पॉन्ड टू यू एट द अर्लीस्ट। थैंक यू so much guys, bye bye, take care, God bless you and enjoy these classes, all the best for your examinations.